नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। इस वक्त जो देश कोरोना की लहर, ये जानलेवा जो लहर है, इसको झेल रहा है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इसमें हमारा आज का फोकस रहेगा हिंद किसान में, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो इस आपदा को, इस विपत्ति के समय में किस तरह से कोरोना से अपना बचाव करें। वो क्या सिम्टम्स हैं जिसको देखकर वो अलर्ट हों, और पहली वो क्या 3-4 चीज़ें करें। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, तमाम तरह के टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट हैं, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की हालत है, ये हम सब वाकिफ़ हैं। और ऐसे में हमारी यही कोशिश है कि हम आपको डॉक्टरी सलाह दें, ताकि आप उनके सुझाए गए रास्तों पर अमल करें, उन चीज़ों का ध्यान रखें, वो एहतियात बरतें। और तमाम तरह की भ्रामक पोस्ट व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया पर है, जिसको देखकर कई लोग गुमराह हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो चाहे देसी नुस्खों के नाम पर तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सभी बातों पर एक साइंटिफिक जानकारी मिल सके। हमारे साथ डॉक्टर हरजीत भट्टी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं PMSF, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम। आपका स्वागत है हरजीत जी इस चर्चा में। थैंक यू। सबसे पहले मेरा यही प्रश्न रहेगा कि जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त कोरोना से अपने आप को किस तरह से बचाएं। क्या ऐसे वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखकर वो एकदम अलर्ट हो जाएं और तुरंत एक्शन में आए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। रूरल पॉपुलेशन, जो गांव के लोग हैं, वो इस महामारी में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हैं। चाहे वो अवेयरनेस की बात हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर तरह से वो जूझ रहे हैं। और उस समय आपने ये एक अवेयरनेस फैलाने का जो काम किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे पहले देखिए, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके पास एक चीज का बेनिफिट ये होता है कि इन्वायरमेंट ओपन होता है। और इन्वायरमेंट ओपन होने के साथ घर बार भी बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन तो उनके पास इस चीज है, क्योंकि ये वायरस जो है ये क्लोज कांटेक्ट से और क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ज्यादा फैलता है। तो एक उनके पास एक पॉजिटिव बेनिफिट तो उनके पास है, जो इन्वायरमेंट ने या नेचर ने उन्हें दिया है। लेकिन उसके साथ साथ अब दूसरी चीजें जिनके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि जब भी कहीं बाहर जाएं या किसी से भी मिलें, या पहली बात तो अभी तो फिलहाल कहीं बाहर ना ही जाएं तो बेहतर है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखें, लेकिन फिर भी अगर जाते हैं तो डबल मास्क, 2 मास्क, जो सर्जिकल मास्क आता है, डबल मास्क वो पहन के रखना है। और मैं इस चीज को भली भांति समझता हूँ कि गांव में मास्क की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, कि वहां पता नहीं मास्क अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो एटलीस्ट आपने कपड़े से, गमछे से, किसी भी तरह से मुंह को और नाक को ढक के रखना है। हमारे यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए जैसे मुंह के आसपास थोड़ा सा कपड़ा डाल लिया, नाक सारा वैसे ही बाहर है। तो उस तरह से आप इन्फेक्शन को ले लेंगे, आप कोई अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। मुंह और नाक प्रॉपरली यहाँ तक जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से ढक के रखना है। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है। इस समय इतना खतरनाक बीमारी चल रही है कि किसी तरह की शर्म या झिझक इस चीज में नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई खड़ा है, उसे आप ये कह दीजिए कि अपना मुंह और नाक ढक लीजिए। इसमें कोई शर्म झिझक की बात नहीं है, ये एक अवेयरनेस है। सामने वाले को अगर नहीं पता, उसे आप बोल दीजिए कि प्लीज आप अपना नाक और मुंह को ढक के रखिए। दूसरी चीज आप उनको बता के रखिए कि जी एक सेफ डिस्टेंस, जो 2 गज की दूरी है, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का मैं लॉजिक भी बता देता हूँ कि ये दोनों चीजें कैसे काम करती हैं, ताकि गांव के लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। डिस्टेंस इसलिए 6 फुट का जो दूरी है, जो 2 गज की दूरी है, वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ऐसा ऐसा जो एविडेंसेस में मिला है कि ये वायरस जो है ये ड्रॉपलेट से जाता है। मतलब मेरे मुंह से जो थूक निकलेगी, जब मैंने छींक दिया तो मेरे नाक से जो पानी निकलेगा, उस ड्रॉपलेट में ये वायरस होता है और वो सीधा आपके ऊपर गिर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो ड्रॉप मेरे बात करते हुए या मेरे छींकते हुए वो ड्रॉपलेट 2 गज तक जा सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है, अगर जितना भी हो। तो अगर आपने वो दूरी बना रखी है तो वो ड्रॉपलेट आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने मास्क या कपड़ा किसी भी तरह से अपने नाक और मुंह को ढक रखा है,
तो ये वायरस जो है इसकी एंट्री मुंह और नाक के थ्रू है। ये वहीं से वो ड्रॉपलेट आपके लंग्स में चला जाएगा और वहां पे जाके डैमेज करनी शुरू कर देगा, रेप्लिकेट करेगा, डैमेज करनी शुरू कर देगा। तो अगर आपने नाक और मुंह ढक रखा है, बाय चांस वो ड्रॉपलेट आ भी गया तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इन सिर्फ ये दो एहतियात से इसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी है कि अगर इसे कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में सिर्फ दो एहतियात से आप अपने आप को 95 से 97, 95 to 97% अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये मानिए कि उसके बाद आपके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाए। तीसरी चीज इसमें कॉन्सेप्ट है हैंड वॉशिंग का। जी कंटिन्यू। जी तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है हैंड वॉशिंग का, कि हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप किसी सरफेस को हाथ लगा दें, वहां पे वायरस हो और वो हाथ आप अपने मुंह को लगा लें, तो उससे भी आप इन्फेक्शन ले सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, अभी तक कोई ऐसा ठोस हमें आधार नहीं मिला कि ऐसे इन्फेक्शन होता है, लेकिन फिर भी अभी तक गाइडलाइंस ये बरकरार हैं कि हाथ आप अच्छे से धोते रहिए, सरफेस से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो जहां पे आपने पूरा अगर इस सर्कमस्टेंसेस को समझा होगा तो ले दे के सिर्फ यही चीज है कि अगर आप अपने नाक और मुंह को आपने खाली छोड़ रखा है तो आप ये इन्फेक्शन अंदर ले सकते हैं। तो गांव के लोगों के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि नाक और मुंह को अच्छे से ढक के रखें। हरजीत जी, यहाँ ये भी उसके बाद आगे हम सिम्टम्स की बात कि आंखों से भी बोला गया है कि इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और दूसरी बात ये है कि जो सर्जिकल मास्क है, जैसे आपने खुद ही बोला कि गांव में इनकी उपलब्धता नहीं है, तो जो डबल मास्क पहनने की जो स्थिति है, तो एक तरफ बोला जा रहा है डबल मास्क पहनिए, और लोग अगर हम गांव में बोलें कि आप अपने दुपट्टे से, गमछे से इसको रैप कर लें, तो क्या वो काफ़ी रहेगा, या फिर घर घर में महिलाएं जैसे मास्क बना रही हैं कॉटन के कपड़े का, क्या वो भी अगर डबल कपड़े का बनाएं तो उससे सुरक्षा मिलेगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, हमारा अब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम वायरस को अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब बिल्कुल खुली एंट्री हमने नहीं देनी है। सबसे बेस्ट तो N95 है, 95% वो प्रोटेक्शन करता है, सबसे अच्छा मास्क है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसे लेने के लिए। फिर सर्जिकल मास्क है, सर्जिकल मास्क की भी 87% उसकी होती है, तो अगर दो लगा लेते तो उसकी प्रोटेक्शन अच्छी हो जाती है। इसी तरह से कपड़ा लगाने पे भी 60-70% की प्रोटेक्शन है। तो हमें मतलब ये है कि किसी भी तरह से हमने उसे बिल्कुल खुली छूट नहीं देनी है कि वायरस अपन बिल्कुल जीरो प्रोटेक्शन है अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं। तो अगर कपड़े का जैसे बनाया जाता है मास्क, गांव में जो बनाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उसको अगर बनाया जाए, उनको अच्छे से सर्कुलेट किया जाए तो उनसे भी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। मतलब दो चीजों का ध्यान, एक तो डिस्टेंस और दूसरा मास्क। डिस्टेंस और मास्क से आप जो है अपने आप को पूरे अच्छे से सेफ रख सकते हैं। आंखों के जरिए जो इन्फेक्शन पहुंचने की बात हो रही है, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि खाली सरफेस नहीं, अब ये लैंसेट की रिपोर्ट भी आई है कि ये हवा में भी है, इसमें कितना तथ्य है? जी, अब वो हवा वाली वही मैंने बात जो सबसे शुरू में कही कि गांव के लोग खुशकिस्मत हैं कि उनके एनवायरनमेंट खुले हैं, खुला बेड़ा है, खुला खिड़कियां हैं, सब कुछ खुला है। जो अभी जो एयरबॉर्न की बात आई है, वो एयरबॉर्न की बात वहां से आई है जहां पे बिल्कुल क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। अगर एक घर है जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, खिड़की दरवाजा भी है तो आपने बंद कर रखे हैं, एसी आपने ऑन कर रखा है, तो इस तरह का जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है जहां पे कोई हवा नहीं चल रही, उस समय अगर कोई कोरोना का पेशेंट वहां आ जाता है उस एनवायरनमेंट में और वो छींक देता है, खांस देता है, तो वैसे तो कोरोना वायरस जो है वो कंपैरेटिवली भारी वायरस है। मतलब भारी वायरस इन द सेंस वो ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता, उसे कहीं ना कहीं सरफेस पे टिकना पड़ता है। वो सरफेस कोई भी हो सकता है या नीचे जमीन पे गिरना पड़ता है। और हम लेकिन अगर कोई वायरस हवा में रह जाएगा, जैसे मैं अब अनप्रोटेक्टेड इन द सेंस मैंने कोई मास्क नहीं पहना, कुछ नहीं, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में घुस गया जहां पे कोई पहले से कोई कोविड का पेशेंट खांस के या छींक के चला गया, उस एनवायरनमेंट में जाके मैं अनप्रोटेक्टेड गया हूं, तो मैं उसको वायरस को इनहेल कर सकता हूं क्योंकि वो अभी भी हवा में फ्लोट कर रखा है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई हवा ने या वेंटिलेशन ने उसको उड़ाया नहीं है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए
अब रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए क्लोज डोर मीटिंग्स को बहुत ज्यादा अवॉइड करने के लिए बोला गया है। एसी रूम्स को अवॉइड करने, एसी रूम से दस जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, तो उनमें गैदरिंग करने को बोला गया मैं है। आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हम ये देख रहे हैं कि लोग तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, जैसे कि पूजा कर रहे हैं, कि यज्ञ कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, हवन कर रहे हैं कि धुएं से जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, या फिर प्रार्थना करने के चक्कर में मंदिरों में जा रहे हैं। अभी भी ऐसी तमाम तरह की खबरें सुनने को आ रही हैं जगह जगह कि छोटे छोटी सम्मेलन हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह के, चाहे वो धार्मिक उन्माद कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और ऐसे में आप जो गांव वाले हैं उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, हम इंडिया एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ के लोग धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, यहाँ पे लोग भगवान और शैतान में बहुत विश्वास करते हैं, और जब शैतान को मारने की बात आती है तो भगवान का नाम बहुत लेते हैं। पुराने जमाने में हमने देखा है कि जो राक्षस होते थे उनके इस तरह के नाम रखे जाते थे। हो सकता है कोरोना को भी राक्षस की तरह भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो वो हमारे एक रिलीजियस बिलीफ्स हैं लोगों के, कि जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है वो उसको जो है वो धर्म के साथ जोड़कर भगवान का नाम लेके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भगवान, वैसे भी अपने आप को बचाने के लिए आप भगवान का नाम लेते हैं। अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हैं तो आपका संविधान उसको आपको प्रोटेक्शन देता है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप ये कहें कि कोई साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस इसके पीछे कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि ये आपको स्ट्रांग रख सकता है, क्योंकि अभी इस तरह के एविडेंसेस भी आ रहे हैं कि अगर आप मेंटली लो हैं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो ये वायरस आपके अंदर और सीवियर इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के भी स्टडीज अभी चल रही हैं। तो उसमें अगर आप भगवान का नाम लेके या कोरोना के राक्षस को जला के अगर आप एक पॉजिटिव वाइब फील कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी के लिए वो अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे तो कोविड चला जाएगा। वो जाएगा नहीं। वो आपको जो प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उन सबको अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा। तो और अगर आप हवन करते हुए आपने वहां पे 50 लोग इकट्ठे कर लिए और वो 50 लोगों से उससे आपको कोरोना हो गया, तो फिर वो आपको नहीं बचा पाएगा। फिर इनफैक्ट आप कोरोना लेके घर चले जाएंगे। तो इसलिए घर पे बैठ के भले भगवान का नाम लीजिए, लेकिन गैदरिंग नहीं करिए। जी, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि गांव में अक्सर देखा गया है कि लोग जो है तमाम तरह के काढ़े जो सदियों से परंपरागत तरीके से लोग अपने घर में बनाते चले आए हैं, चाहे वो तुलसी हो, लौंग हो, इस तरह की हल्दी का दूध है, ये पी रहे हैं। और गिलोय की बात हो रही है, या कुछ तरीके के फूलों की पत्तियां, वनस्पति, तो जड़ी बूटियां, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके साथ साथ कुछ इस तरह की भी पोस्ट हमने पढ़ी कि नींबू का रस अगर आप नाक में डालेंगे 3 या 4 बूंद, तो इसमें भी इस तरह की खबर आई कि एक जगह ऐसा किया गया तो उनकी जान चली गई। तो किस तरह से आप सतर्क करना चाहेंगे लोगों को? किस हद तक काढ़ा लेना ठीक है और इस पर कितना निर्भर किया जा सकता है? ये एक्चुअली इसमें देखिए, गांव के लोग तो चलो मासूम होते हैं, उन्हें ज्यादा चीजों का अवेयरनेस भी नहीं होती है। लेकिन इसमें मैं बहुत ज्यादा जो दोषी है वो हमारी सरकार को भी मानूंगा, खासकर आयुष मिनिस्ट्री जो अभी नई बनाई गई है। ये इस तरह की भ्रामक जानकारियां बहुत सारे लोगों के बीच में फैलाती है, और उसके बीच में इन्होंने एक नया टर्म ढूंढ लिया है, इम्यूनिटी बूस्टर। कि ये कहते हैं कि इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जबकि ये इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, कोई सर्च नहीं है, कोई ट्रायल नहीं की गई है। बहुत बार हमने उनसे पूछा कि आप एविडेंस दिखाइए कि किस तरह से ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सदियों से हमारे लोग इसको पीते आ रहे हैं। देखिए, सदियों से जो चलता आ रहा है उसको आप आधार नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो एक गलत धारणा हो, उसे बदलने की जरूरत होती है, उसके पीछे आपको एविडेंस फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह से अब नींबू में अब इनको एक बात पता चल गई है कि विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोविड में जो वीकनेस होती है और उन सी चीजों के, विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोविड मैनेजमेंट में। तो दूसरी चीज इनको पता चल गई कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो लेमन हो, ऑरेंज हो, या इस तरह के जितने भी सिट्रस हैं, उन सब में विटामिन सी होता है। तो अब इन्होंने शुरू कर दिया कि जी नींबू पानी पीते रहिए पूरा दिन,
नींबू पानी पिए जा रहे हैं, नींबू को कभी नाक में डाल लिया, नींबू को कभी पी लिया, कुछ लोग नींबू से सर भी धो रहे हैं। तो मतलब इन्होंने अब उस चीज का सिर्फ एक मजाक बना के और सिर्फ उसका नुकसान कर रहे हैं, जबकि विटामिन सी की जितनी डोज की रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए है, और वो 1000 मिलीग्राम जो है वो आप नींबू पी पी के पूरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उतनी देर तक 1 वीक या 2 वीक तक आपको वो विटामिन सी टैबलेट भी लेने पड़ते हैं साथ में। तो दूसरी चीजें उसके अलावा बता रहे हैं काढ़ा और ये सब। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी बॉडी की ताकत बाहरी कोई इंटरफेरेंस से लड़ने के लिए। बाहरी इंटरफेरेंस मतलब वो वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उससे आपके शरीर कितना स्ट्रांगली लड़ सकता है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी जो है ये दो चीजों पे टिकी हुई है, मतलब ब्रॉडली। एक चीज है आपका न्यूट्रिशन, कि आप खाना वाना ठीक ठाक खा रहे हैं, टाइमली हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि नहीं, और दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कि क्या आप एक्सरसाइज प्रॉपरली या फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि आप जो है अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत आपने अपने आप को एकदम खराब कर रखा है, उसके साथ साथ अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोमॉर्बिड इलनेसेस भी हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये सब इस तरह की परेशानियां, और उसमें आप सिर्फ काढ़ा वाड़ा पीते रहेंगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको इम्यूनिटी सच में अपनी स्ट्रांग रखनी है जी। तो उसके लिए हेल्दी खाना, जो कि गांव में वैसे ही खाना सारा हेल्दी ही मिलता है, गांव गांव का खाना तो हम लोग भी मिस करते हैं शहरों में बैठ के, तो गांव का खाना वैसे ही अच्छा होता है। और दूसरी चीज जो होती है वो है अपना फिजिकल एक्टिविटी। गांव में फिजिकल एक्टिविटी भी काफी अच्छी रहती है, तो उनकी ऑब्वियसली इम्यूनिटी इम्यूनिटी शहर के लोगों से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद उनको इस तरह के काढ़े, नींबू पानी और ये सब, गिलोय हो गया, गिलोय विलोय तो बिल्कुल नहीं, नींबू पानी जो यूजुअली घर पे हम पीते हैं एक आध बार दिन में, गर्मी के टाइम पे हम भी पी लेते हैं, आप भी ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा चाय में अदरक आप लोग वैसे भी डाल लेते होगे एक आध बार, अभी भी डाल लें तो कोई परेशानी, मतलब जो यूजुअल चीजों के लिए यूज करते हैं वैसे आप उसे यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसको कोरोना की ट्रीटमेंट समझ के और उसको ले, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आजकल ये भी हो रहा है कि लोग कहीं बाहर मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो वहां से वापस आकर बोला जाता है नमक के कुल्ले करिए, गागलिंग करिए, बीटाडीन का गागल करिए। बीटाडीन तो पता नहीं गांव में उपलब्ध है या नहीं, मगर आमतौर पर लोग नमक के पानी के कुल्ले करते हैं। और दूसरा कहा, इस तरह की भी पोस्ट निकल रही है कि फिटकरी के पानी से आप अपने गले को साफ कर सकते हैं। आप फिटकरी, हम कई समय से, लंबे समय से कई जगहों में फिटकरी पानी को साफ करने के लिए जरूर इस्तेमाल में आती है, मगर इस स्थिति में इसका इस्तेमाल करना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है फिटकरी। इनफैक्ट फिटकरी बहुत डेंजरस है। फिटकरी के गार्गल करने से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, पॉइजनस हो सकती है, इसलिए उसके बिल्कुल आप उसमें मत। और इनफैक्ट मेरे को अभी तक 3 कॉल ऐसी आ चुकी हैं जिसमें पेशेंट की कंप्लेंट थी कि सर आजकल मुझे खांसी में खून आता है। तो मैंने कहा कि आप बस, मुझे कोविड है, खांसी में खून आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको इवेल्युएट किया तो पता चला कि वो फिटकरी के पानी से गार्गल्स कर रहे थे। तो मतलब ये आपके जो नेजोफेरेंजियल जो म्यूकोजा है, जो गार्गल्स जहां पे हम करते हैं, ये उसको भी इरोड करता है, उसको भी नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कहा जाता है कि गर्म पानी के गरारे कर लेंगे, वायरस जो है वो गले में ही बैठा है, हम वहीं पे गरारे करके उसे मार देंगे, ये मतलब आपको सुन के भी ये इलॉजिकल और बेवकूफी भरा लग रहा होगा, लेकिन इस तरह की बेवकूफी पूरे देश में चल रही है। जबकि पहली चीज तो ये कि इस वायरस को मारने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 60 डिग्री या उसके ऊपर का चाहिए, और 60 डिग्री या उसके ऊपर का गर्म पानी अगर आप पी लेंगे तो आपका पूरा गला जल जाएगा, आप एकदम खराब हो जाएगा गला आपका। तो इस तरह से अगर आप ये कहें कि गार्गल करने से हाँ ये जरूर है कि अगर आपको थोड़ी बहुत खराश हो या यहाँ पे गले में इंफेक्शन की वजह से सूजन हो, वो गार्गल से बेटर हो सकती है, लेकिन उससे कोई कोविड नहीं मर जाएगा। इसलिए अगर आप बाहर से आए हैं, आपने कोई प्रोटेक्टिव कुछ इन्वॉल्व नहीं किया यूज, आप सिर्फ घूम के आ गए बाहर ये सोच के कि मैं आके गार्गल कर लूंगा और वायरस को मार दूंगा, ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट आप गार्गल करके अपना गला और खराब कर लेंगे, और बाद में जाके अगर आपको इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है
जब आपका सारा एयरवे अच्छे से पेटेंट होना चाहिए, मतलब सारा एयरवे ठीक होना चाहिए, उस टाइम पे अगर आपका गला सूजा रहेगा तो हो सकता है कि आपको सांस लेने में या बाद में कभी अगर बाय चांस कोई और इंटरवेंशन करनी पड़ती है तो उसमें आपको और नुकसान होगा और डिफिकल्ट होगा आपको सांस दिलाना, क्योंकि गला आपने ऑलरेडी पहले ही खराब कर लिया है, सुजा लिया है। इसीलिए इस तरह की कोई गलती ना करें। और सिर्फ अगर आपको सोर थ्रोट है तो उस टाइम पे नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी गुनगुने पानी से, और उसको भी ज्यादा नहीं करना कि पूरा दिन 4-4 5-5 बार करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ सुबह शाम में एक बार कर सकते हैं बस। एक और चीज देखने में आ रही है कि लोग बाकायदा कपूर की भाप ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि इस तरह की भी पोस्ट आ रही है जब कपूर भाप लेने वाला एक छोटा सा यंत्र भी आ गया है मार्केट में कि कपूर डालिए और उसका भाप लीजिए। इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये जो स्टीम इनहेलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, स्टीम इनहेलेशन में जिसमें कि कपूर डाल के भी लोग भाप ले रहे हैं, वो उसमें क्या है कि आपका लंग्स एयरवेज को क्लियर करने के लिए दिन में 1 या 2 बार आप स्टीम ले सकते हैं। लेकिन अभी लोग उसमें कपूर डाल के ले रहे हैं, कुछ लोग उसमें विक्स डाल लेते हैं या किसी भी तरह का कुछ भी चीजें करके, और इतनी बार 3-3 4-4 5-5 बार स्टीम ले रहे हैं, जिसकी वजह से कि उनका पूरा का पूरा एयरवे स्वोलन हो रहा है, मतलब सूजता जा रहा है, और उनकी सांस की दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उनकी खांसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जैसे खांसी में खून आना, इस तरह की परेशानियां। तो ये जो ओवर ट्रीटमेंट की वजह से भी लोग अपने आप को बहुत खराब कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का डर इतना है, और डर के साथ साथ लोगों को जो कुछ थोड़ा सा पता चलता है कि स्टीम लेनी है, तो अब स्टीम ही 3-3 4-4 बार 5-5 बार लिया जा रहा है, उसमें कपूर डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, इस तरह कर करके वो अपने लंग को, हमारी लंग्स को इतम और इस तरह की भाप ऑटोमेटिक होती है, वो अपना टेम्परेचर एक सेट रखती है। अगर आप बार बार उसको गर्म भाप देते रहोगे तो उसमें सूजन होने लगती है। इसीलिए इस तरह की किसी भी चीज को अवॉइड कीजिए। आप स्टीम ले सकते हैं, वो भी तब जब आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको पता है कि कोविड है, हुआ है, सांस लेने में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, उस टाइम पे आप सुबह और शाम को बस 2 बार स्टीम लीजिए, इसके ज्यादा नहीं। चाहे आपको जितना भी सिम्टम है, जितनी मर्जी परेशानी है, भाप लेते रहेंगे तो उससे नुकसान होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी, एक और बात बताएं, इस तरह की पोस्ट भी वायरल हो रही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप अपनी सांस को रोकें और देखें कि आपके फेफड़ों में कितनी क्षमता है। ये इस तरह की जो सेल्फ टेस्टिंग की जो ये चीज़ें जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जगहों से, उस पर कितना ज़्यादा, उसको कितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए? बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने पेशेंट देखे हैं जिनकी सैचुरेशन 60-50% तक फॉल कर गई है, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे देखे हैं कि जिनको देखिए, सांस की जो चीज है, सांस को रोकना या सांस को ये करना, ये बहुत ज्यादा आपकी फिजिकल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जिसमें ज्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, आप ज्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहने की जिंदगी हो आपकी, थोड़ा आप अगर थोड़ा हेल्दी भी हैं, ओबेस हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी आपकी लंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, आप उतना अच्छे से वो उसको नहीं कर सकते। तो उसको अगर आप देख के आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे बाय चांस, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो आप एकदम से पैनिक हो जाएंगे कि मुझे तो कोरोना हो गया है, और फिर आप सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेलम करेंगे, आप जाके अस्पतालों में जगह ढूंढते फिरेंगे, आप अपना टेस्ट कराते फिरेंगे, और अल्टीमेटली सब नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए इस तरह के कुछ भी सेल्फ टेस्ट में मत जाइए। इस तरह की किसी भी चीज की प्रूवन नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि मैंने देखा है कि कोविड जो है, ये जो क्वैक हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जहाँ जो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं जनता में, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है एक इजी फेम पाने की। मतलब कुछ भी ऐसी चीज कर दो जो कहीं भी इजीली अवेलेबल है, और उसको करके आप एकदम से रातों रात आप जो है एक इजी फेम पा लेते हैं। आज मैं भी अगर चाहूं तो एक कोई भी इस तरह की वीडियो ऊट पटांग बना के मैं अपलोड कर दूं, रातों रात मैं भी गांव गांव तक पहुंच जाऊंगा, सब लोग मुझे जानने लगेंगे कि ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने ये कहा है। लेकिन वो उससे लोगों का कितना नुकसान होता है इसके बारे में ये नहीं सोचते।
तो इस तरह की जो इजी पब्लिसिटी के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, उनके पीछे ना जाए। आप सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस को फॉलो करें, और मेन चीज ये है कि इस चीज को ध्यान रखें कि 85% या मान लीजिए इनफैक्ट 90% जो लोग हैं कोविड में, उनको माइल्ड माइल्ड डिसीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस इन्फेक्शन नहीं होता है। सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और उसमें भी सिर्फ 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिनको डेथ होती है। तो मतलब 98 से 99% लोग जो है इससे रिकवर हो जाते हैं। हमारे बस इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो उतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, इसीलिए ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस तरह की किसी चीज में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल। तो यानी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात पूरा रखें। डॉक्टर हरजीत, आपने बोला कि जो ये स्थिति है ना, झोला छाप जो डॉक्टर्स, जो क्वैक्स हैं, खास तौर से अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ आपने खुद ही बोला कि जिस तरह से पूरा जो मेडिकल केयर फैसिलिटी जो पूरी हैं वो खुद ही इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुकी हैं देश की बड़े बड़े शहरों में, देश की राजधानी दिल्ली में। तो गांव में जब ये सब चीज़ें हैं नहीं, मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे में गांव के लोग क्या करें जब उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, जो बेसिक क्रोसिन दवाई है, पैरासीटामोल, वो भी कितनी जगह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो लोग, और उनकी कमाई भी नहीं है इस वक्त, वो कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनकी दिन में 30-35 या 50 रुपए की कमाई है, वो इस स्थिति में किस तरह से अपने आप को बचा कर रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल। जी, सबसे पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि अपने आप को बचाना कैसे है, मुंह ढक के रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। फिर भी अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन में फिलहाल के लिए सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको एक दिन बुखार आए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। हो सकता है 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपको बुखार रहे, उसके बाद वो हट जाएगा। तो अगर बुखार है तो उस टाइम पे पैरासिटामोल एक टैबलेट ले लेनी है। उसके अलावा वो भी बुखार उतारने के लिए, उसे भी रेगुलर ना ले। ऐसा नहीं कि अब बुखार होना शुरू हो गया तो दिन में 3-3 बार पैरासिटामोल खाए जा रहे हैं, भले ही बुखार है या नहीं। बुखार हम लोग मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स में कि कितना अभी इन्फेक्शन अभी भी परसिस्टेंट है कि नहीं, इन्फेक्शन की एक्टिविटी है कि नहीं। तो इसलिए जब बुखार हुआ है सिर्फ उस टाइम पे एक टैबलेट ले लें और अपने सिम्टम्स को वॉच करते रहें। खासकर आप मान लीजिए कि अपनी एक्टिविटीज को, कि आप अगर अपना यूजुअल जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, वो वॉशरूम जाना हो सकता है, नहाना धोना हो सकता है, वो बरामदे में कहीं पे घूमना फिरना हो सकता है, सीढ़ियां उतरना चढ़ना हो सकता है। तो इन सब एक्टिविटीज में क्या आपको अब पहले से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपका बहुत जल्दी दम फूल रहा है, या आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपकी जो ऑक्सीजन जो लेवल है वो फॉल कर रहा है एक्टिविटी के दौरान, और आपका एक्सर्शन के टाइम पे आपकी लंग्स की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। उसके अलावा उसके अलावा सिर्फ आप अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर खांसी है तो सिरप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, उसके अलावा फीवर है तो फीवर के लिए ले सकते हैं। नहीं तो जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल नहीं करता है तब तक के लिए कोई भी दवाई जो है वो प्रूवन नहीं है कि कुछ काम करेगी। ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है तो उसके बाद स्टेरॉइड्स का एक रोल देखा गया है, जिसमें कि लाइफ सेविंग रोल देखा गया है कि वो लाइफ सेविंग रोल है, और दूसरा रोल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स के दो चीजों से आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, आपका जो इन्फेक्शन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी तरह से उसे मतलब मैनेज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके अलावा जितनी भी आप सुनते होंगे, आपको बहुत ज्यादा कहते होंगे रेगुलरली, आइवरमेक्टिन ले लीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन ले लीजिए, उसके अलावा इवन फेविपिराविर जो फेवी फ्लू के नाम से आती है वो लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इन्फेक्शन होते ही जो है आप रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, बड़ी सारी दवाइयां हैं, लेकिन उन किसी में भी उनका कोई बेनिफिट नहीं देखा गया। तो इसलिए उन दवाइयों के पीछे मत भागिए। ये बीमारी जो है वैसे वायरल इन्फेक्शन है, उसलिए वायरल इन्फेक्शन में पहली चीज सिर्फ आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिए। उसके अलावा कोई भी इस वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ कोई एंटी वायरल रेकमेंडेड नहीं है कि जो इस पे इफेक्टिवली काम करती हो।
तो इसलिए लोगों से यही, और जहां जहां तक सवाल है कि गांव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये देखिए ये एक बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी परेशानी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी होगी गांव के लोगों को। हम भी ये बात को शुरू से कहते आए हैं कि गांव के लोग जो है वो हजार हजार किलोमीटर चल के अस्पताल आते हैं। हमारे पास एम्स में कितने लोग आते थे जो हजारों किलोमीटर से चल के आते थे गाड़ियों में बैठ बैठ के। तो ऐसा क्यों नहीं कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध हैं, उनको क्यों हजारों किलोमीटर ट्रेन में चढ़ के आना पड़ता है? फिर दिल्ली में रहने का जो खर्चा है वो अलग, सड़कों पे लोग सोते हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये इस देश की इतनी बुरी हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके कि इसको तो अब रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। और जो हम एटलीस्ट बाकी बीमारियां, चलिए आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि और कोई बीमारी की अगर आप छोड़ दे बाकी बीमारियां, एटलीस्ट अगर कोविड पे भी गवर्नमेंट अगर फोकस्ड रहती, अगर कोविड रिलेटेड भी गांव गांव में सारी फैसिलिटीज उपलब्ध करा दी होती कि कोविड के ही क्लिनिक्स बन गए होते, कोविड क्लिनिक होते, कोविड लैब्स होती और वो गांव गांव में ओपन कर दी होती, तो भी लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाते। लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई कुछ नहीं किया गया। इनफैक्ट बड़े से बड़े एम्स तक में भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एम्स तक में भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन अभी भी चल रही है। तो ये एक पॉलिसी लेवल का इशू है जिसपे हम ज्यादा कुछ एक्टिवली हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डॉक्टर हरजीत, आपने बताया कि मेन बात है कि ऑक्सीजन लेवल जो है नीचे ना जाए, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैरासीटामोल समय समय पर लेकर उसको ठीक किया जा सकता है, घबराए नहीं। तो जब अगर ऑक्सीजन लेवल इतना महत्वपूर्ण है, जब वो नीचे गिर रहा होगा तो गांव में तो लोगों के पास ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ें हैं नहीं। हाँ, कुछ लोग एक साथ मिलकर कम्युनिटी, उसमें जो लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं वहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर। मगर ऐसे में सबसे पहले ये समझा कैसे जाए कि आपका जो ऑक्सीजन का स्तर है वो एक लेवल के नीचे जा रहा है? जैसे आपने कहा कि काम करने की जो रेगुलर जो काम करते हैं उसमें अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप धीरे धीरे आगाह हो जाए, सचेत हो जाए। लेकिन क्या कोई और तरीका है? क्योंकि इसमें कई स्थितियों में देखा गया कि बहुत जल्दी पेशेंट की स्थिति खराब हो गई और जानलेवा स्थिति बन गई। तो इससे किस तरह से बचा जाए? जी, वैसे तो ऑक्सीजन का लेवल मतलब एकदम से तो फॉल नहीं करता है कोविड में, क्योंकि कोविड एक प्रोग्रेसिव डिसीज है जो 2 हफ्ते के अंतराल में बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो एकदम अगर आपको अगर पहले से ही इस तरह से एक्सर्शन फील होना शुरू, क्योंकि पहली चीज जो है फर्स्ट डे पे ही आपका सैचुरेशन फॉल नहीं करेगा। पहले दिन पे आपको सिम्टम आएगा कोई ना कोई, वो फीवर हो सकता है, वो एक कफ हो सकती है, नॉर्मल कफ नहीं, एक क्रॉनिक ड्राई कफ जो बहुत लंबे मतलब 2-3 दिन 4 दिन आपको कंटिन्यूसली क्रॉनिक सी ड्राई कफ है। तो इस तरह की अगर आपको कफ हो रही है, फीवर हो रहा है, तो आप फिर उसके बाद अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना शुरू करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यूजुअली हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं हर लोग 1 मिनट में। तो अगर आपका लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही होगी तो आपकी सांस लेने का भी बढ़ जाएगा, उसे रेस्पिरेशन रेट कहते हैं, वो भी 20, 22, 25, 24, 25 ऐसे हो जाएगा। मतलब आप 1 मिनट में 20, 22, 25 इतना बार सांस लेंगे। तो अगर आपका सांस लेने का भी आपका बढ़ गया है रेट, जो कि 16 या 18 नहीं है, उससे ज्यादा बढ़ गया है रेस्पिरेशन रेट, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मेरी लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है मेरे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो एक तो एक्सर्शन जो आप धीरे धीरे आपको खुद ही इन्फेक्शन के साथ समझ में आएगा कि मेरी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, दूसरा आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है। तो इन 2 चीजों से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं जी कि हो सकता है मेरी सैचुरेशन फॉल कर रही हो। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों चीजें होने के बावजूद भी आप जब जाके चेक कराएं तो हो सकता है कि आपकी सैचुरेशन नॉर्मल लेवल 92 तक भी होगी, 92% भी, तो हम अब तो इनफैक्ट उसको भी नॉर्मल ही मान रहे हैं। तो हो सकता है उतनी हो, लेकिन हाँ आपकी पहले से डेफिनेटली कैपेसिटी जो है उसकी कम हुई। जी डॉक्टर हरजीत, आखिरी सवाल यही करूंगी कि एक बार फिर से ये बात हो रही है कि तीसरी, ये फर्स्ट वेव हुई पिछले साल, फिर सेकेंड वेव हम सब देख रहे हैं कितनी जानलेवा हो रही है, गांव-गांव में भी अब फैल रही है। इसलिए हमने अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे वो आगाह हो जाएं, सचेत हो जाएं, अपना एहतियात हर समय बरतें। तीसरी वेव आने की भी बात हो रही है। अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो आप पहली वो क्या 3-4 चीज़ें आप रेकमेंड करेंगे गाँव के लोगों को?
जी, तीसरी वेव जो आ रही है, ये एक इस वायरस की जो सबसे बुरी चीज़ है, वो ये है कि ये हर वेव में और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आता है। प्रिपरेशन के साथ मतलब पहले फर्स्ट वेव में ये वायरस बहुत कमज़ोर था, इंसानी शरीर पे इतने ढंग से मार नहीं कर रहा था, खासकर इंडियन इंडियन पॉपुलेशन पे। लेकिन इस बार जो वेव आई है, उसमें इसने इंडियन इम्यूनिटी को इन्वेड करने का एक नया तरीका सीख लिया और बहुत सीवियर इन्फेक्शन ये कर रहा है। हम ऐसा लग रहा है कि जब अगली वेव आएगी तो ये और म्यूटेंट होके ये और सीवियर होके आ सकता है। इसीलिए अभी से ही सीरियसली लीजिए। इसका तरीका सिर्फ एक ही है। पहली बात तो इसके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना पड़ेगा। जब तक इसको नए से नए शरीर मिलते रहेंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, तब तक उतना ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। और इनफैक्ट जो जैसे जो पिछले साल इन्फेक्टेड हुए थे वो इस साल भी हो रहे हैं, वो अगले साल भी होंगे, तो ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो चेन को तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसके सबके ऊपर बहुत जिम्मेदारी बनती है। मास्क को बहुत ज्यादा अहमियत दें और डिस्टेंस को बहुत ज्यादा अहमियत दें, हैंड वॉशिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दें, जिससे कि हम इसकी ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ सकते हैं। और वैक्सीन का कितना अगर रोल देखते हैं, इन क्योंकि चीजों के इन हालात में लोग इतने डरे हुए हैं कि अगर वैक्सीन उपलब्ध भी है, वैसे तो कई जगह इसकी किल्लत शुरू हो गई है, लेकिन जहां उपलब्ध भी है वहां लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने में और वैक्सीन लेने के लिए। सब बोल रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। जी, वैक्सीन देखिए, वैक्सीन एक तरीका होता है कि एक बार आपका मतलब जैसे इसे ड्रेस रिहर्सल की तरह मान लीजिए कि शरीर को आपके एक रिहर्सल करा दी कि अगर ये इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ना कैसे है। और आप ये जानते हैं कि एक रिहर्स्ड प्रैक्टिस करके अगर हम किसी चीज से लड़ते हैं तो वो बेटर लड़ सकते हैं। तो वैक्सीन सिर्फ वही काम करती है। आपकी बॉडी में एक डेड वायरस डाल दिया जाता है जो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मरा हुआ है, लेकिन शरीर को लगता है कि वायरस आ गया है। शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, पूरी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है और उसके बाद उसकी मेमोरी रख लेता है। मेमोरी सेल्स होते हैं जो अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर इस तरह का वायरस आएगा तो इससे कैसे लड़ना है। तो वो आपका शरीर प्रिपेयर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आगे से किस तरह का इन्फेक्शन आ रहा है आप नहीं जानते। इन्फेक्शन हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है तो वो इन्फेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड रह सकती है। क्योंकि अगर आप वही बात है, अगर आप अनचेक्ड किसी चीज को दे रहे हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, वायरस ने उस आप पे हमला कर दिया, तो फिर तो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन वो करेगा वो ऑब्वियसली सीवियर करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी पहले ही प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कैसे लड़ना है वायरस के साथ, तो वो वायरस आपके अंदर माइल्ड सा इन्फेक्शन करके आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। मतलब वैक्सीन का मेन पर्पस तो यही है कि आपकी जान को खतरा ना हो। इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा बहुत आपको परेशानी, दवाई वाई लेनी पड़े, वो डिफरेंट है, वो तो इन्फेक्शन में लेनी पड़ती है, लेकिन जानलेवा ना हो। और उसमें इसका इन्फेक्शन की इंटेंसिटी को कम करने में एक बहुत पॉजिटिव रोल वैक्सीन का देखा जा रहा है, तो इसलिए वैक्सीन तो जरूर लगवाएं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हरजीत जी, ये तमाम अहम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं और जो गाँव, ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से जो रहने वाले लोग हैं, वो सबसे पहले इस बात को गाँठ बाँध लें कि जब तक ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना जाएँ। और जो तमाम एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर हरजीत जी ने बारीकी से बातों को समझाया है, उसको अपने ज़हन में अच्छे से बैठा लें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।